आज जो चैप्टर है ओकर नाम कुछ है हमारा पर्यावरण। और ये बायोलॉजी के लास्ट चैप्टर है ना। इसके बाद एक और चीज जो ये सुन लो कि अब इसके बाद कल से कोचिंग हम यहाँ स्टार्ट करेंगे, फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। और 26 जनवरी के सुबह में जो क्लास है, सुबह में तो रिवीजन होता है ना, तो 26 जनवरी का जो क्लास है वो 6 बजे से लाइव चलेगा। यहाँ पे किसी को नहीं आना है 26 जनवरी के दिन, क्योंकि उस दिन दोनों रूम बिजी रहेगा, तो बैठने का जगह नहीं रहेगा। और उस दिन क्लास ही बंद नहीं कर सकते हैं। क्लास को अगर बंद करेंगे तो फिर रिवीजन पीछे हो जाएगा, फिर टाइम नहीं मिल पाएगा। इसलिए क्लास भी बंद ना होगा और रेगुलर चलते भी रहेगा, ठीक है। तो इसके लिए आराम से आओगे, अपने आराम से 6 बजे। उस समय क्या करोगे ना, फोन में एक फंक्शन होता है नो डिस्टर्ब मोड का, लेकिन नो डिस्टर्ब मोड का वो ऑप्शन जो रहता है ना वो काम नहीं करता है। ये बतिया है, काम कब करता है उसके लिए बहुत सेटिंग करना पड़ता है। तो ऐसा कर लो, जब भी उस समय फोन आए ना फोन को कट कर देना, आराम से फोन मत उठाना उस समय। ऐसा तो नहीं कि तुम प्रधानमंत्री हो गए इमरजेंसी कॉल आएगा तो कट कर देना। 6 बजे से 8 बजे तक, मुश्किल से 7:30 तक क्लास रहेगा। और एक और काम क्या करना है कि फोन को उस समय कमेंट ऑफ रहेगा, और जब जब हमको जरूरत पड़ेगा तब तक कमेंट को हम ऑन कर देंगे। बोलेंगे कि हाँ जो क्वेश्चन है अपना पूछिए, तो कमेंट को उस समय हम ऑन करेंगे, बाकी समय कमेंट ऑफ रहेगा। भूतला कुछ जाएगा कमेंट रहेगा तब उसके। अब पढ़ा रहे मूड में जखनी कैसे कमेंट हम तुम्हारा देख सकते हैं, कमेंट वो लिखोगे तो थोड़ी ना हम देख पाएंगे, जब फ्री होंगे तभी देखेंगे। तो उस समय पर उसके बाद फिर कमेंट को हम ऑन करेंगे, उसके बाद देख सकते हो। अब मोबाइल को ऐसे चौड़ा करके देखोगे ताकि कोई कमेंट भी अगर करे तो तुमको दिखाई ना दे, आराम से फोकस केवल एकदम पढ़ाई पे रहे। तो उस दिन एक क्लास ऐसा ही रहेगा, तो करके आराम से देखना, ठीक है। जितना लिखना सब जुट जाना उसमें। जाना रे कुछ चलो समझना आगे। ये हमारा पर्यावरण जो चैप्टर है, ये हमारे पर्यावरण वाला चैप्टर में कुछ कुछ बेसिक चीजों को हम समझा दें। जैसे हमारा जो पृथ्वी बना हुआ है, ये पृथ्वी 2 चीजों से मिलके बना हुआ है, एक निर्जीव से और एक सजीव से। इसके अलावा पृथ्वी पे और कुछ है का? निर्जीव और सजीव के अलावा। जैसे मार्कर को देखा जाए क्या है, हमको देखा जाए सजीव, प्रेमा को देखा जाए निर्जीव, सूरजवा को देखा जाए सजीव, है ना? ना प्रेमा कुछ तो सांस लेता है? यानी कि अगर इस पूरे ब्रह्मांड, इस पूरे पृथ्वी पे देखा जाए तो इस पूरे पृथ्वी पे 2 चीजों की वस्तुएं पाई जाती है, एक सजीव वस्तु और एक निर्जीव वस्तु। तो जो सजीव वस्तु होता है ना उसको कहते हैं जैव घटक। क्या कहते हैं? याद रखना इस सब चीजों को। जो वस्तु सजीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? जैव घटक। और जो निर्जीव होते हैं उसको क्या कहते हैं? अजैव घटक। बोलो यहां तक क्लियर हुआ कि दिक्कत है? जैव घटक और अजैव घटक हुआ क्लियर? जैव घटक क्या होता है? तो सजीव चीजों को जैव घटक कहते हैं और निर्जीव चीजों को अजैव घटक। और इस पृथ्वी पे कुछ ऐसे चीज है जिसको अगर छोड़ दिया जाए कुछ वर्षों के लिए तो सड़ गल के पूरी तरह से क्या होगा? अपघटित हो जाएगा। बोले तो डीकम्पोज। अपघटित को ही हम लोग कहते हैं डीकम्पोज होना। डीकम्पोज का मतलब है कि सड़ गल के एकदम खत्म हो जाना, अपघटित हो जाना। उस चीज को कहते हैं अपघटन। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसका अपघटन हो सकता है। जैसे अगर चमड़ा को काट के फेंक दोगे तो हो सकता है कि साल भर के बाद सड़ गल के खत्म हो जाए, कि रहेगा? खत्म हो जाएगा ना सड़ गल के। और उसके बाद और देखा जाए कोई चीज को, तो जैसे कपड़ा है, तो कपड़ा को अगर छोड़ दोगे तो हो सकता है 10 साल 15 साल के बाद सड़ उड़ के खत्म हो जाए।
तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो जैसे गोबर है, गोबर को अगर 1 साल के लिए 2 साल के लिए छोड़ दोगे तो सड़ गल के मट्टी बन जाएगा, बनेगा ना। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो अब घटित होकर के समाप्त हो जाती है, तो उस चीजों को कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। क्या कहते हैं? इस सब चीज को याद रखते चलना, जैव निम्नीकरणीय। ये जैव निम्नीकरणीय पदार्थ क्या होता है? तो सिंपल यहां से ऐसे याद रखेंगे कि इस पर्यावरण में उपस्थित वैसे पदार्थ जिसका अपघटन हो जाता है, जिसका अपघटन आसानी से हो सकता है, उसे कहते हैं जैव निम्नीकरणीय। और कुछ ऐसी चीजें हैं जो 100 साल 150 साल 200 साल हजारों साल छोड़ दोगे उसमें खरोच तक नहीं आएगा, उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। वो अपघटित नहीं होता है। जैसे प्लास्टिक, प्लास्टिक को अगर 100 साल भी छोड़ दोगे तो वो अपघटित होने वाला नहीं है, वो सड़ने वाला नहीं है। प्लास्टिक कभी सड़ता है? वो कभी नहीं सड़ेगा, यानी कि उसको कहते हैं अजैव निम्नीकरणीय। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब चीज को याद रखना। क्वेश्चन ये सब से 2 नंबर में पूछ देता है। जैव निम्नीकरणीय तथा अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ से आप क्या समझते हैं? तो सिंपल आपको लिखना होगा कि इस पर्यावरण में उपस्थित वैसे पदार्थ या इस पर्यावरण में उपस्थित वैसे घटक जिसका अपघटन हो सकता है, अपघटन माने सड़ गल सकता है, जिसका अपघटन हो सकता है उसको क्या कहेंगे? जैव निम्नीकरणीय। और इस पर्यावरण में उपस्थित वैसे पदार्थ वैसे घटक जिसका अपघटन नहीं हो सकता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। बोलो यहां तक क्लियर की दिक्कत? क्लियर है ना सभी को? तो जैव निम्नीकरणीय और अजैव निम्नीकरणीय ये बताओ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? बोलो समझ में आ गया ना? और समझना इसके बाद हमारे ब्रह्मांड में जितने भी जीव हैं लगभग सभी का रहना बहुत जरूरी है। अगर कोई भी जीव एक जगह से इधर से उधर हुआ, इधर से उधर होने का मतलब है कोई भी जीव की जनसंख्या में एक बैक वृद्धि हो गई या कोई भी जीव की जनसंख्या में एक बैक कमी हो गई, तो ये ब्रह्मांड के लिए पर्यावरण के लिए बहुत हानिकारक है। जैसे अगर बाघ की संख्या बढ़ जाए और बकरियों इस सब की, बाघ की संख्या बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो क्या करेगा? हम लोग को क्या कर जाएगा? खा जाएगा। तो ये पर्यावरण के लिए खराब है कि नहीं है? हाँ सब बता रहे हैं। और यदि बाघ की संख्या कम हो जाए, अब बकरी हिरन की संख्या बढ़ जाए, तो उस समय पर क्या होगा? वो पेड़वने के खा जाएगा। हिरन ये सब पेड़ के खाता है, वो पेड़ ये सब के बकरी तकली जितना आदमी उदमी सब पेड़ तेल के चिवा चुबा जाएगा, जड़ियों नहीं छोड़ेगा, सब खाक हो जाएगा। अब बताओ उसको मेंटेन करने के लिए बाघ भी रहना जरूरी है ताकि कुछ अगर बढ़ जाए तो उसको खा करके समाप्त करे। तो सभी का रहना जरूरी है। अब मान लो पेड़वे ना रहे तो फिर कोई जीवे नहीं रहेगा, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन वही को मुक्त करता है। यानी कि पेड़ को रहना भी जरूरी है, उसके आगे जो शाकाहारी है उनको रहना भी जरूरी है, उसके आगे जो मांसाहारी है उनको रहना भी जरूरी है, उसके आगे जो सूक्ष्म जीव है उसको रहना भी जरूरी है, जो बैक्टीरिया है वायरस है इस सब को रहना बहुत जरूरी है। अगर नहीं रहेगा तो जैसे मान लो चिड़ई सब मर के गिरल रहता है, तो उसको अपघटित करने का काम कौन करता है? सड़ाने गलाने का काम कौन करता है? सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया। और जब वही नहीं रहेगा तो बता उसको कोई अपघटित कर पाएगा? बोलो ऐसे ही मर के पट के गिरल रहेगा। यानी उसको अपघटित करना जरूरी है, इसके लिए सूक्ष्म जीव भी जरूरी है। तो इस वायुमंडल में हरेक जीवों का रहना जरूरी है और सीमित मात्रा में। अगर किसी की मात्रा बढ़ जाए ये भी हानिकारक, किसी की मात्रा घट जाए ये भी हानिकारक। जैसे अगर हम कोई कोई चीजों को लेकर के चलते हैं, जैसे एक है हरे पौधे, और हरे पौधे को हम मान लेते हैं हिरन खाता है। कौन खाता है? हिरन। और हिरन को मान लीजिए बाघ खाता है। कौन खाता है? बाघ। और बाघ को मान लीजिए चील खाता है, और चील को खाता है सूक्ष्म जीव। बढ़िया से ध्यान से देखोगे ऊपर, सबसे पहले हरे पौधे को कौन खाया? हिरन। हिरन को बाघ, बाघ को चील, चील को सूक्ष्म जीव। तो देखना ऊपर, ये हरे पौधे अगर इस दुनिया में नहीं रहेंगे तो हिरन, बाघ, चील और सूक्ष्म जीव का रहना पॉसिबल है?
जब हरे पौधे ही नहीं तो हिरन कहां से, क्योंकि हिरन तो हरे पौधे को ही खाएगा, तो हिरन कहां से, और जब हिरन ही नहीं तो फिर बाघ कहां से जिंदा रहेगा, क्योंकि ये तो शाकाहारी को ही ना खाएगा। अब कहेगा बकरी रहता है तो बकरियों तो वही खाता है, और हरे पौधे ही नहीं है तो शाकाहारी जीव कोई रह पाएगा नहीं, यानी शाकाहारी जीव कोई नहीं रहेगा तो मांसाहारी कैसे जिंदा रहेगा, और मांसाहारी जिंदा नहीं रहेगा तो ये चील कौवा कैसे जिंदा रहेगा, ये सब के मरने के बाद यही खाता है, और जब ये मरता है तो सूक्ष्म जीव खाता है, यानी कि इसके मरने के बाद ही खाता है, तो जब ई नहीं रहेगा तो ई कहां से फिर रह पाएगा। इसलिए इस वायुमंडल में हर एक जीवों का रहना बहुत ही जरूरी है। कुछ कुछ चीजों को समझ लेना, इसको कहते हैं हम लोग उत्पादक। क्या कहते हैं? उत्पादक का मेनली सेंस क्या होता है, तो सुनना बढ़िया से, कि पारितंत्र में वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं से करता है। याद होगा जब पोषण चैप्टर, पहला चैप्टर पढ़ा रहे थे तो उसमें बताए होंगे कि स्वपोषी और परपोषी जो जीव होते हैं, जो अपनी स्वयं कोशिकाओं से भोजन बनाते हैं, उसको क्या कहते हैं हम लोग? स्वपोषी। और जो भोजन स्वयं नहीं बनाते उसको क्या कहते हैं? परपोषी। तो हरे पौधे स्वपोषी था कि परपोषी? यही स्वपोषी को यहाँ पे नाम हम निधार देंगे उत्पादक। क्या कहेंगे? उत्पादक का मतलब उत्पादन करना, ये भोजन को उत्पादन करता है, यानी कि पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो अपने भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं से करता है, उसे उत्पादक कहा जाता है। ये बता, भोजन के लिए किसी पे निर्भर है? नहीं, ये कोई सजीव पे निर्भर नहीं है। निर्भर है किस पे? तो जल पे, क्लोरोफिल पे, सूर्य के प्रकाश पे और CO2 पे, यानी ये चार गो पर निर्भर है। ये चारों में से कोई सजीव है? यानी कि सजीवों पर निर्भर नहीं है, ये कोई जीवों पर निर्भर नहीं है, बल्कि इस सब के मात्रा से खुद अपने कोशिकाओं से भोजन बनाता है। इसलिए इसको स्वपोषी या फिर हम लोग क्या कहते हैं? लेकिन बाकी के जितने भी जीव हैं सभी को देख लो, ये सब जीव जितने भी तुमको मिलेंगे, ये सभी के सभी जीव एक दूसरे पर निर्भर है। ये हिरन खुद से खाना नहीं बनाता है, इस पर निर्भर है। मानव खुद से खाना नहीं बनाता है, हरे पौधे पर निर्भर है, या तो फिर जंतुओं पर निर्भर है। जंतुओं पर दूध के लिए, अंडा के लिए, मांस के लिए निर्भर है, और हरे पौधे पर जितने भी भोज्य पदार्थ है उसके लिए निर्भर है। क्या कोई निर्जीव चीजों से भोजन का निर्माण मानव कर सकता है? नहीं। तो इस तरह से मानव को हम लोग उत्पादक नहीं कह सकते हैं। बाघ क्या अपने से भोजन का निर्माण करेगा? नहीं, ये भी किसी न किसी पे निर्भर है। उसी तरह से यहाँ है, हरे पौधे ही केवल है जो भोजन का निर्माण खुद से कर सकते हैं, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं? उत्पादक। बोलो यहां तक क्लियर की दिक्कत? और जो भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं प्रत्यक्ष यानी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, यहां देखो डायरेक्ट हिरन है ओकरे पर। क्या बाघ डायरेक्ट हरे पौधे को खाता है? बाघ कभी भी हरा पौधा को नहीं खाता, वो मीट को खाता है, लेकिन इनडायरेक्टली रूप से उस पे है। क्योंकि अगर ई हिरन को जब खा रहा है तो हिरनवा उसको खाएगा, तभी तो ये इसको खा पाएगा, तभी तो बाघ हिरन को खा पाएगा। यानी इनडायरेक्टली ये भी निर्भर है किस पे? हरे पौधे पे। तो पारितंत्र में उपस्थित वैसे सजीव, वैसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उसे हम लोग उपभोक्ता कहते हैं। क्या कहते हैं? राशन कार्ड किसी के घर पे है? हमको ये पूछना चाहिए किसके घर पे नहीं है? लगभग होता है सबके घर, हम मेरे घर पे लेके नहीं है। तो ये उपभोक्ता देखो ना, राशन कार्ड पर देखना, वहां पे जब लिखा रहता है तो लिखा रहता है उपभोक्ता का नाम, देखो लिखा हुआ। या गैस का जो कार्ड रहता है, गैस कार्ड, उसको गैस का कार्ड कहते हैं, तो गैस का जो कार्ड रहता है उस पर भी लिखा रहता है उपभोक्ता का नाम। तो वहां पे उपभोक्ता जानता है कि कहीं ना कहीं से निर्भर है कुछ पे, हरे पौधे पे,
स्वयं तो भोजन का निर्माण कर नहीं सकता है, इसलिए पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से अपने भोजन के लिए उत्पादक पर निर्भर होते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? उपभोक्ता। बोलो यहाँ तक क्लियर है कि दिक्कत? क्लियर ना सभी को? और सुनना, ये भी उपभोक्ता ही है, चील भी। और सुनना, अच्छा सूक्ष्म जीव भी उपभोक्ता होगा कि नहीं? ऐसे होना चाहिए, लेकिन लास्ट में उन्हें क्या कहते हैं कि वैसे जीव जो उपभोक्ता का अपघटन करता है, यानी सड़ाने गलाने का काम करता है, डिकम्पोज करता है, यानी कि पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो उपभोक्ताओं का अपघटन करता है, सड़ाने गलाने का काम करता है, इसको हम लोग अपघटक कहते हैं। क्या कहते हैं? बोलो प्रभंजन बाबू, याद हुआ? तो उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक का परिभाषा एक बार मेरे साथ सभी लोग बोलेंगे। उत्पादक क्या होता है? पारितंत्र में उपस्थित वैसा जीव जो अपनी भोजन का निर्माण स्वयं अपनी कोशिकाओं से करता है, उसे क्या कहते हैं? सभी लोग बोलो। जैसे में हरे पौधे। उपभोक्ता पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो भोजन के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उत्पादक पर निर्भर होता है, उसे उपभोक्ता कहते हैं। जैसे में हिरन, बाघ, मानव, बकरी, कुछ भी हो जाएगा, चील भी बोल सकते हो। अपघटक क्या है? तो पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो अपने भोजन के लिए नहीं, जो ऐसे कर सकते हैं, पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो उपभोक्ताओं का अपघटन करके अपना भोजन बनाते हैं। इस तरह से सबसे सटीक बनेगा। सुनना एक प्रेम बाबू, देखो, पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो पारितंत्र में उपस्थित वैसे जीव जो उपभोक्ताओं का अपघटन करके अपना भोजन निर्माण करता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? अपघटक। जैसे में चील भी हो जाएगा, सूक्ष्म जीव भी हो जाएगा, क्योंकि चील भी अपघटन करने का कभी कभी काम करता है। तो ये बताओ, अपघटक, उपभोक्ता और उत्पादक, इस सभी को समझ में आया कि नहीं आया? बोलो, आया समझ में? अब समझना आगे। लिंडेमान नाम का एक साइंटिस्ट थे। कौन थे? लिंडेमान नाम का एक साइंटिस्ट थे, और लिंडेमान ने बोला था कि ऊर्जा का जो स्थानांतरण है वो 10% ही होता है। यानी यहां से रूल दिए थे 10% का रूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? जूल। ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, लेकिन सीजीएस मात्रक कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। जैसे द्रव्यमान का ऐसा ही मात्रक केजी होता है ना, ऐसा ही मात्रक केजी, लेकिन सीजीएस मात्रक ग्राम। उसी तरह से ये ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जो होता है जूल, लेकिन सीजीएस मात्रक क्या होता है? कैलोरी। क्या होता है? कैलोरी। तो ज्यादातर हम लोग यहाँ पे कैलोरी में ही देखते हैं। सुनना बढ़िया से कि उन्होंने क्या बताया था कि कोई भी जीव से, एक जीव से दूसरे जीव में 10% ऊर्जा ट्रांसफर होता है। जैसे कहने का क्या मतलब है, ये हर एक पौधा है, सुनना बढ़िया से, ये उपभोक्ता हो तो बात तो समझ गए हो ना? ये हरे पौधे एक है, इसमें मान लेते हैं हम कि 1000 कैलोरी ऊर्जा है। कितना कैलोरी? 1000 कैलोरी ऊर्जा है। अगर इस हरे पौधे को हिरन खाता है तो हिरन में इसका 10% ही ट्रांसफर होता है। इसको फायदा कितना परसेंट करेगा? 10% ही फायदा करेगा। यानी 1000 का 10% निकालोगे तो एक अंक के बाद पॉइंट, एक अंक के बाद पॉइंट दोगे तो क्या हो जाएगा? 100। यानी इसको 100 कैलोरी ही फायदा करेगा, बाकी का 900 कैलोरी क्या हो जाएगा? तो तोड़ने में, चिबाने में, पचाने में समाप्त हो जाएगा। और उसको फायदा कितना करेगा? 100 कैलोरी। मात्र 10% ही फायदा करता है। और यही हिरन के जब बाघ खाएगा तो इसको भी कितना ट्रांसफर होगा? 10% ट्रांसफर होगा। और 10% ट्रांसफर होगा तो यहां से 10% जब निकालोगे तो ये कम के बाद पॉइंट दोगे तो कितना कैलोरी हो गया? 10 कैलोरी। और उसके बाद अब ये बघवा के जब चील खाता है तो ये बघवा के जब चील खाएगा तो चील के देखो
10% निकालोगे, एक अंक के बाद पॉइंट यानी 1 कैलोरी। अब बताओ, जिस पेड़ में 1000 कैलोरी का ऊर्जा था, उसके आगे बढ़ते बढ़ते चील को 1 कैलोरी का ऊर्जा मिला है मात्र। अगर यही चिलवा को मरने के बाद अपघटित अगर सूक्ष्म जीव करता है तो इसको मिलेगा 0.1 कैलोरी। तो समझ सकते हो ऊर्जा का स्थानांतरण किस तरह से होता है। और इस नियम को दिए थे कौन? लिंडेमान दिए थे। कौन दिए थे? लिंडेमान। लिंडेमान ने यह बताया था कि एक जीव से दूसरे जीव में ऊर्जा का जो स्थानांतरण होता है वो 10% ही होता है, बाकी का 90% जो होता है वो खपत हो जाता है। जैसे यहाँ पे देख लीजिए। अच्छा ये बताओ, सबसे ज्यादा ऊर्जा किसको मिला? हरे पौधे को कि सूक्ष्म जीव को? हिरन को सबसे ज्यादा ऊर्जा मिला है ना। सबसे ज्यादा ऊर्जा किसके पास है? हरे पौधे के पास। कितना? 1000 कैलोरी। अब सुनना आगे, तो जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा वो ज्यादा दिन तक जिएगा कि जिसके पास कम एनर्जी रहेगा वो ज्यादा जिएगा? जिसके पास ज्यादा एनर्जी रहेगा वो। इसलिए हरे पौधे का जो उम्र होता है वो हजारों वर्ष तक होता है। सुना होगा, ये हमारे परदादे पेड़ में रोपला थी ना, अभी तक पेड़ भाई ओकरा में से अथी खामू खाएगी। ये बताओ, यानी कि हरे पौधे जो होते हैं, सुनना, हरे पौधे जो होते हैं उसका जीवन काल बहुत ज्यादा होने का कारण क्या है? खुद से भोजन का निर्माण करता है। अब बताओ यहाँ पे हिरन, अरे छुटका, अगर हम यहाँ पे हिरन में पहुंच जाते हैं, सुनो, तो हिरन किसको खाया है यहाँ पे? अरे बातचीत मत करो। ये हिरन किसको खाया है? हरे पौधे को। आई बताओ, हिरन में ट्रांसफर कितना ऊर्जा हुआ है? 100 कैलोरी। तो ओकरा से कम जिएगा कि ज्यादा? इसलिए पौधा से कम उम्र किसका होता है? हिरन का। अच्छा ये बताओ, हिरन को कौन खा रहा है? तो बाघ में ऊर्जा और कम हो गया ना, तो ज्यादा उम्र हिरन के की बाघ का, और कम के कर हो जाएगा। इसलिए हिरन से कम उम्र कौन जीता है? बाघ। अब बाघ से कम उम्र कौन जिएगा? और चील से कम उम्र। खत्म कहानी। इसी तरह से चलते रहता है। अच्छा ये बताना हमको, जैसे हरे पौधे हैं, हाँ पौधे खूब सेवन करेगा तो क्या? हिरन हरे पौधे को खूब सेवन करेगा? हाँ ज्यादा ऊर्जा होगा। हाँ ज्यादा रहेगा, जैसा औसतन है उसी तरह से बनल रहेगा। इसको मिटाने वाला रहेगा, मिटाने वाला रहेगा ना बिल्कुल। कहाँ? वहाँ पे भैया, वहाँ पे जाइए ना भैया। कितने है? चलो देखो, जैसे ये एक हरे पौधे हैं, बढ़िया समझना, जैसे ही हरे पौधे हैं, ये बताओ, जैसे मान लेते हैं हमारे हरे पौधे में 100 कैलोरी ऊर्जा है, उस वाला में कितना है? और इसको खाता है, जैसे मान लो इसको खाता है बकरी। क्या खाता है? अब बकरिया को खा जाता है मानव। कुछ मानव ना खाता है? खाता है ना। उसी तरह से जोड़ रहे हैं, हरे पौधे को कौन खाया? बकरी। बकरी को एक बार क्या करते हैं, यही हरे पौधे है, ऊर्जा यही है 100 कैलोरी, इसको डायरेक्ट अभी मानव खा रहा है। अब सुनना, ये हरे पौधे 100 कैलोरी का है, जब बकरी के माध्यम से मानव में ट्रांसफर होगा तो बकरी खाएगा तो बकरी में कितना ऊर्जा ट्रांसफर होगा? 10 कैलोरी। 10% ना, यानी कि एक अंक के बाद पॉइंट। और इसका 10% किसमें ट्रांसफर होगा? मानव में, यानी एक अंक के बाद पॉइंट, यानी 1 कैलोरी। यानी कि अब देखो, और यही पौधा में 100 कैलोरी एकरो में है, लेकिन इसको डायरेक्ट अगर मानव खाता है तो 10% यानी कितना कैलोरी?
तो ये समझ जाओ, शाकाहारी भोजन करने में ज्यादा मजा है कि मांसाहारी करने में ज्यादा मजा है। अगर शाकाहारी भोजन ज्यादा करोगे, ज्यादा तुमको ऊर्जा प्राप्त होगा, ज्यादा दिन तक जीने की आसार रहेगी। अगर मांसाहारी भोजन करोगे, कम समय तक जियोगे, तो चील कौआ के भांति 2 साल में टेबल जाओगे। दूध क्या दूध कम होगा वो कैसे? हाँ, उस नहीं, वो मीट नहीं ना है, उसके माध्यम से निकाला जा रहा है। वो मीट थोड़ी है। उसमें आप कमेगा ना, कैसे? वो तो सजीव के माध्यम से आ रहा है। हाँ, तो सजीव के माध्यम से आ रहा है, तो उसमें ऊर्जा कमेगा नहीं। ऊर्जा कैसे कमेगा? नहीं, मीट का बात और दूध का बात उसमें नहीं है। चलो, तो ये बताओ, यहाँ तक ही क्लियर हुआ? ये समझ में आया? लिंडेमान का थ्योरी क्या है? तो ऊर्जा का 10% का नियम कौन दिए थे? लिंडेमान। साथ में उन्होंने ये भी बताया था, सुनो, साथ में उन्होंने ये भी बताया था कि अगर ऊर्जा का स्थानांतरण हो तो 10% का होता है, लेकिन अगर विष का स्थानांतरण हो तो 200% का होता है। कितना का होता है? सीधे 200% हो जाता है। यानी अगर हरे पौधे में 100 कैलोरी का ऊर्जा है तो आपको 1 कैलोरी मिलेगा। अगर बकरी के माध्यम से ट्रांसफर हुआ, डायरेक्ट खाएंगे, 10 कैलोरी मिलेगा। लेकिन अगर इस पेड़वा में मान लीजिए 100 कैलोरी का जहर था, जहर छिटाता है ना पेड़ पे, अरे दवाई, मान लीजिए इस पेड़ पे 100 कैलोरी का जहर था, आई बकरी के माध्यम से आप में गया है, तो ये बकरिया खाएगा, तो इसका 200% अगर निकालोगे तो इसका 200% हो जाएगा 200 कैलोरी। कितना हो जाएगा? यानी इसका 200 कैलोरी इसके यहाँ चला गया, और इसके माध्यम से आप खाए हैं तो इसका 200% 400 कैलोरी। यानी कि पेड़वा में जहर था 100 कैलोरी, आपके शरीर में प्रवेश करेगा 400 कैलोरी। लेकिन अगर यही पेड़वा की आप खाते तो क्या होता? एकरा में कितना जहर था? 100 कैलोरी ना। तो अगर ट्रांसफर भी होता तो 200 कैलोरी ट्रांसफर होता। तो बताओ, मीट खाए से क्या फायदा रे? ऊर्जा भी कम मिले और जहरवा ज्यादा मिले। हाँ, कोई रोग नहीं होता। वही बोल रहे हैं ना, रोग यानी विष, इसका ट्रांसफर जो होता है कितना % का होता है? 200% का होता है। लेकिन इसका जो ऊर्जा का स्थानांतरण वो कितना % होता है? 10%। सबसे इंग्लैंड जो होता है वो बहुत ज्यादा गर्म प्रदेश है ना, वहां पे लोग मीट उट खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। गेटवा रुको, चलो आगे देखो। तो ये बताओ कि हरे पौधे के सेवन करने, ये बताओ मांस को सेवन करने से कोई फायदा है? मांस का तो हाँ भैया, मांस को सेवन करोगे तो देखो ना, ऊर्जा का भी कम स्थानांतरण होगा, एनर्जी भी तुमको कम ट्रांसफर होगा, और क्या होगा कि रोग भी ज्यादा बटोरोगे। यही होता है। अरे जैसे मान लो, सुन लो, जैसे हम चावल खरीदने जाते हैं कहीं, तो हमने क्या देखते हैं? यही ना कि वो चावल खराब तो नहीं है, देखते हैं ना? खराब चावल खरीदते हो कभी? नहीं। आलू खरीदने जाते हैं तो देखते हैं ना सड़ा हुआ है कि नहीं। हर चीज खरीदने जाते हैं तो कभी देखते हैं। चिकन खरीदने गए तो कभी देखे उसका फीवर धर ले है कि नहीं, उसको करा कैंसर हो कि नहीं। हो सकता है कैंसर हो रहे, हो सकता है फीवर धर ले रहे, हो सकता है सर में दर्द रहे, हो सकता है उसको एड्स धर ले, कुछ हो सकता है, वो तुमको भी हो जाएगा। क्या नहीं धर सकता है? तो ये अभी लिंडेमान ने क्या बताया कि ऊर्जा का स्थानांतरण 10%, लेकिन रोग का स्थानांतरण 200%। समझ सकते हो यहाँ से? इसलिए जब आलू रहता है उसमें उसको काट के सब बना, हाँ, काट के फेंक देता है। कभी चिकन में देखे हो कि उस भाग में कैंसर हो लेता, काट के फेंक दिया, पत्ते नहीं चलता है कि कौन कैंसर है। तो बोलो, ये वाला पार्ट क्लियर हुआ सभी का? अब हम लोग आगे चले। तो लिंडेमान का थ्योरी समझ में आया? अच्छा ये बताओ, लिंडेमान का थ्योरी कौन दी? लिंडेमान ऊर्जा का 10% का नियम कौन दिए थे? लिंडेमान। और लिंडेमान ने क्या बताया? सुनो, कि यदि किसी चीज को, किसी पौधा को या किसी जीव को आप ग्रहण करते हैं तो उसका कितना % ट्रांसफर होता है? 10% ऊर्जा के रूप में ट्रांसफर हो जाता है, बाकी के 90% खपत हो जाता है। एक आम मनुष्य जो गांव में जीवन व्यतीत करते हैं, सुनना, जो गांव में जीवन व्यतीत करते हैं उसके लिए 3400 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा चाहिए। कितना ऊर्जा चाहिए? 3400 कैलोरी एक दिन में ऊर्जा चाहिए।
और जो शहर में व्यतीत करते हैं उनके लिए 2200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। अब कहोगे ऐसे कैसे, तो शहर वाला उतना काम उम नहीं करता है, उसमें खा के पड़ा रहता है, इसलिए उस सबके कम ऊर्जा भी रहेगा तो चलेगा। तो उस सबको 2200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए, जबकि गांव के आदमी को, ग्रामीण मनुष्य को कितना चाहिए, 3400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए। और इसके लिए आपको भोजन इस एकदम दबा के करना होगा। अगर 3400 कैलोरी से कम ऊर्जा मिलेगा तो आप जीवित शायद, मतलब बहुत ज्यादा आप कमजोर हो जाएंगे, वीकनेस आ जाएगा, कई तरह के रोग आप में हो जाएगा अगर आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं तो। और अगर आप शहरी क्षेत्र से आते हैं तो आपके लिए 2200 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ही चाहिए। एक जो केला होता है, केला देखे हो ना, बनाना, उसमें मुश्किल से 16 कैलोरी का ऊर्जा होता है। कितना कैलोरी का? 16 कैलोरी का। तो अगर जैसे मान लीजिए सुबह में आप 4 को खाते हैं तो 16 चौके 64 यानी 64-65 कैलोरी का आपको ऊर्जा प्राप्त हो जाता है। क्या? अरे उसके अंदर हम बोल रहे हैं, रे पागल। उस सब काट कूट के दिल होगा 64 कैलोरी, समझा ना, उस सब मतलब फायदा 64 कैलोरी होगा, ये दिल है। अब सुनो, एक और चीज को बताते हैं कि अगर आप लोग जो भोजन ग्रहण करते हैं, चावल खाते हो ना, तो चावल खाते हैं तो आपको यहाँ से लगभग 1600 से 2000 कैलोरी का ऊर्जा मिल जाता है। ना उस सब पे डिपेंड करता है। तो उस सब डिपेंड करता है आप कितना मात्रा खा रहे हैं। जनरली मतलब जितने लोग खाते हैं औसतन एवरेज लेकर के चला जाता है, तो उस 1600 कैलोरी से 2000 कैलोरी के आसपास में चला आता है। अब कोई मान लो कि 3% लेकर खाइए रहा है भैया नहीं है, तो फिर बातें लोग हो सकता है 3400 कैलोरी एक के बार में हो जाता होगा। कोई है जो तोता नहीं है तो इतनी सुन खाता होगा, तो उसका 1000 कैलोरी होता होगा। तो यही चीज है यहाँ पे कि एक आम मनुष्य को जीवन व्यतीत करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र में कितना कैलोरी एनर्जी चाहिए? 3400 कैलोरी। क्लियर? हाँ, एक दिन में, प्रत्येक दिन उसको उतना 3400 कैलोरी ऊर्जा चाहिए ही चाहिए, उतना एनर्जी चाहिए, तभी एकदम हमेशा फुर्तीला रहेगा। चलो आगे देखा जाए। तो ये बता, लिंडेमान का थ्योरी समझ में आया कि नहीं समझ में आया? समझ में आया ना? अगर एक स्तर से दूसरे स्तर में ट्रांसफर होगा तो कितने % ट्रांसफर होता है? हाँ, 10%। उपभोक्ता उत्पादक अपघटक सभी लोग समझ गए हैं। चलो अब आगे हम बढ़िया से चलते हैं। अब सुनना आगे। सबसे ज्यादा एनर्जी केकरा में? पेड़ पौधा में। उसके बाद शाकाहारी जीव, ऐसे नहीं सीधे बोलो, शाकाहारी जीव। कौन सा जीव? उसके बाद मांसाहारी जीव। उसके बाद अपघटक रे। चलो एक और चीज को सुन लो, जो हम बता रहे हैं कि ये है हरे पौधे, ठीक है? सुनो रे, ये है हरे पौधे। हरे पौधे को जैसे मान लीजिए कि कीट पतंग खा लेता है। कौन खाता है? खाता है ना कीट पतंग। और इस कीट पतंग को जैसे मान लेते हैं कि बकरी कहाँ से खाएगा? छिपकली खाता है ना, छिपकली खा लेता है। और इस छिपकली को, या छिपकली ना लिख के मेढक लिख देते हैं, आसानी हो जाएगा। मेढक खाता है ना। अब मेढक को कौन खाता है? सांप। मेढक को जैसे मान लीजिए सांप खा लिया, ठीक है? और सांप जब मरा तो इसको चील अपघटित कर दिया। कौन अपघटित कर दिया? चील। अब उसके आगे नहीं है। अब देखना, यहाँ पे हरे पौधे को चाहिए, हरे पौधे को चाहिए उत्पादन नहीं, उत्पादन। और कीट पतंग, मेढक भी और सांप भी, लेकिन चील को है। तो सुनना, इसको कहेंगे प्रथम उपभोक्ता है ना तीनों, तो इसको कहेंगे प्रथम उपभोक्ता। क्या कहेंगे? प्रथम उपभोक्ता।
इसको क्या कहेंगे? द्वितीय उपभोक्ता। इसको तीसरा नहीं, अंतिम उपभोक्ता। इसके बाद उपभोक्ता नहीं ना है, तो इसको कहेंगे अंतिम उपभोक्ता। अगर इसके बाद एक और उपभोक्ता रहता तो इसको तीसरा कहते हैं, उसको अंतिम कहते हैं। लेकिन अगर उसके बाद कोई उपभोक्ता रहे ही नहीं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? अंतिम उपभोक्ता। और ये हो गया अंतिम उपभोक्ता। और बाद ई तुम्हारा कुछ हो गया अपघटक। तो ई बोलो यहाँ तक क्लियर है कि दिक्कत? बोलो क्लियर है ना यहाँ तक? शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी सभी को पता है। शाकाहारी किसको कहते हैं? तो वैसा जीव जो शाक सब्जियों का भोजन बनाता है उसको क्या कहते हैं? जैसे में बकरी, हिरन, ये सब क्या है? शाकाहारी। मांसाहारी क्या है? तो वैसे जीव जो मांस मछली का वैसे जीव जो मांस का सेवन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? मांसाहारी। जैसे बाघ, शेर, चीता, ये सब नहीं। और उसके बाद एक होता है सर्वाहारी। सर्वाहारी में क्या आता है? तो वैसे जीव जो साग सब्जियों के साथ साथ मांस का भी सेवन करते हैं उसको हम लोग क्या कहते हैं? सर्वाहारी। अब बताओ मनुष्य सर्वाहारी है कि ना? इन्हें से मिल जाए चावल भी, इन्हें से मिल जाए चिकन भी, दोनों दबा देता है। हाँ, मछली शाकाहारी भी है, लेकिन सभी मछली अलग अलग होते हैं। शाकाहारी, कुछ मछली शाकाहारी केवल होते हैं, कुछ मछली शाकाहारी मांसाहारी दोनों होते हैं। समुद्र में रहने वाले अधिकांशतः मछली मांसाहारी होते हैं, लेकिन उसी में से कुछ कुछ मछली हैं जो कि शाकाहारी हैं, जो केवल शैवाल का अति करते हैं, अब खाने का काम करते हैं। तो मछलियों में भी कई प्रजाति होती है। अच्छा, कौन ऐसी मछली है जिसे मछली नहीं कहते हैं? अब क्या कहे हैं? ये कौन सा सवाल पूछ दिए? जैसे हम पूछे कि कौन ऐसा लड़का है जिसे लड़का नहीं कहेंगे? थोड़ा जैसे, अरे जैसे अगर हम यहाँ पे बोले कि कौन ऐसा लड़का है जिसे लड़का नहीं कहेंगे, तो ये बताओ, थोड़ा सोचने वाला चीज है। उसी तरह से कौन ऐसा मछली है जिसे मछली नहीं कहते हैं? तो याद है ना, डॉल्फिन। डॉल्फिन मछली को हम लोग मत्स्य ग्रुप में शामिल नहीं करते हैं, उसको हम लोग मैमिलिया ग्रुप में रखते हैं। मैमिलिया ग्रुप क्या होता है? तो मनुष्यों का ग्रुप होता है, स्तनधारियों का ग्रुप होता है। स्तनधारी उसे कहते हैं जो अपने बच्चे को दूध पिलाता है, उसको क्या कहते हैं? स्तनधारी, मैमिलिया ग्रुप। और डॉल्फिन जो होता है वो अपने बच्चे को दूध पिलाती है। क्लियर? इसलिए डॉल्फिन मछली को माँ का भी दर्जा दिया जाता है। और अगर आप समुद्र में कहीं डूब रहे हैं ना, और व्हेल मछली या शार्क मछली आपको खाने आ रही है, अगर आपको शार्क मछली, उसका जो दांत होता है ना, घर में तलवार देखो, तलवार कितना इतना बड़ा होता है ना, उतना और बड़ा रहता है तलवार। तो इतना बड़ा जो तलवार रहता है उसका एक उतना बड़ा रहता है, उसके वैसे वैसे 18 दांत रहते हैं। दांत चलेगा इससे तो समझ सकते हो तलवार चलेगा, बचना मुश्किल है। अगर वहां से बच गया उसके दांत से तो पेट वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उसको पचा देगा, तुमको फिर चटनी बना देगा अंदर। तो ये तो वही शार्क मछली खा जाएगी तुमको। लेकिन अगर वहां पे डॉल्फिन होगी तो डॉल्फिन शार्क मछली या व्हेल मछली से लड़ के तुमको बचा लेगी और तुमको पीठ पर बैठा के समुद्र पार करा देगी। इसलिए उसको माँ का भी दर्जा दिया गया है, इसको डॉल्फिन मछली को। और क्योंकि डॉल्फिन को नहीं खाता शार्क नहीं, डॉल्फिन शार्क दोनों एकदम उतना ही बड़ा होता है ना। जैसे ये बताओ, मनुष्य किसको खाता है? चिकन को। क्यों? क्योंकि वो कम है। अब जैसे बताओ, मनुष्य आदमी को कैसे खा जाएगा? बिना काटल कैसे खा जाएगा? सोचने वाली चीज है ना। यहाँ तो सिस्टम है ना कि काटो तो हाई करो तो उसके बाद अथी हो जाता है। वहां पे अथी थोड़ी चाकू थोड़ी लगल है, उस चाकू रख लेगी, चल पहले थोड़ा काटेंगे उसके बाद पीसेंगे मसाला, नहीं कहे। अरे तो दंतवा रहता है तो ऐसे बड़ा चीज है कि तुम कैसे मट पाएगा? जितना बड़ा वो है उतने बड़ा वो है, तो कैसे मट पाएगा? ये चीज है। चलो देखना है यहाँ पे। तो हरे पौधे ये बताओ, प्रथम उपभोक्ता, द्वितीय उपभोक्ता, अंतिम उपभोक्ता, समझ में आया सभी को? अब समझना 3 और चीज है, आहार श्रृंखला, आहार जाल, और फिर बचा हुआ है आहार पिरामिड। तो इसके बारे में समझना। जैसे
हरे पौधे को कौन खा रहा है? कीट पतंग। कीट पतंग को मेढक, मेढक को सांप, सांप को इसको कहते हैं हम लोग आहार श्रृंखला। बोलेंगे जब किसी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को एक श्रृंखला के रूप में लिख देते हैं तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला। बोलो क्लियर की दिक्कत? और जैसे एक और एग्जांपल को हम लेकर के चलते हैं, जैसे हरे पौधे हैं, हरे पौधे को कौन खाता है? तो मान लीजिए हिरन खाता है। कौन खा रहा है? हिरन को मान लीजिए बाघ खा रहा है, और बाघ को कौन खा रहा है? चील, और चील को कौन खा रहा है? कीट पतंग। खाएगा ना? सूक्ष्म जीव ना। चलो ऊपर ध्यान से देखना, सभी लोग क्लियर होते जाएगा। हरे पौधे को कौन खा रहा है? हिरन, हिरन को बाघ, बाघ को चील, चील को। तो ये अब आहार श्रृंखला है। कैसे? तो जब किसी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को श्रृंखला में लिख दे तो उसे क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो, अगर हम इसको ऐसे कर दें, हरे, हाँ जाओ, हरे पौधे को हिरन खाता है ना। अरे ऊपर देखो, हरे पौधे को कौन खा रहा है? और हरे पौधे को इसके अलावा और कोई खा सकता है इसमें? ना किसे। ये अगर सड़ गल के गिरेगा तो सूक्ष्म जीव उसका अपघटन नहीं करेगा। अरे पौधा कट के गिरा रहता, पत्ता उत्ता में बैक्टीरिया नहीं लग जाता है। यानी कि हरे पौधे का अपघटन कौन करेगा? सूक्ष्म जीव भी कर सकता है। अच्छा, हिरन को खाली बाघ ही खाएगा? मरने के बाद चील नहीं खा सकता है? बोलो, मरने के बाद इसको चील भी खा सकता है। क्या मरने के बाद इसको सूक्ष्म जीव नहीं खाएगा? सूक्ष्म जीव बैक्टीरिया भी, उसमें कीड़ा ना कहते, थोड़ा कीड़ा पड़ जाएगा, यानी कि उसमें कीड़ा भी पड़ सकता है। अच्छा ये बताओ, बाघ को चील खा रहा है, बाघ को सूक्ष्म जीव नहीं खा सकता है? तो ये देखो एक तरह से एकदम कॉम्प्लिकेटेड बन गया, एकदम अधिक। ये तो चलो एकदम दूर दूर बनाया तो सही है। अगर हम ऐसे बना दें, हरे पौधे, हरे पौधे को कौन खाता है? तो हरे पौधे को जैसे मान लो बकरी खा रहा है, बकरी को मानव खा रहा है। मानव को कौन खा रहा है? तो मानव को जैसे बाघ खा रहा है। और बाघ का भी सेवन कोई जीव करता है? शेरूर, चीता उता कोई न, जैसे चील, और चील को फिर सूक्ष्म जीव। तो इसमें देखो थोड़ा लेंदी हो जाएगा। कैसे? देखो, हरे पौधे को बकरी तो खा ही रहे हैं, हरे पौधे को यहाँ पे मानव भी खा सकते हैं कि ना? हरे पौधे को सूक्ष्म जीव भी खा सकते हैं। उसके बाद बकरी को मानव तो खा ही रहा है, बाघ भी खा सकता है, चील भी खा सकता है, सूक्ष्म जीव भी खा सकता है। मानव को देखोगे तो चील भी खा सकता है, सूक्ष्म जीव। मरने के बाद कीड़ा ना पड़ जाता है, ढेर आदमी फेंका रहता है। पाकिस्तानी के पड़ गया था वो 1971 की लड़ाई में। अब बाघ को भी यहाँ पे सूक्ष्म जीव खा सकता है। तो ये बताइए, एक तरह से कॉम्प्लिकेटेड है। अब पता नहीं चल रहा है कौन जड़वा करने से करने गया है। पता चल रहा है कि जाल में होता क्या, जाली बन जाता था, एकदम जाली नियत बन गया। पता नहीं चल रहा है करने से करने गया है। वही चीज है कि करने से करने चल गया। तो वही कहते हैं कि जब किसी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को एक जाल के रूप में सजा दिया जाता है तो उसे आहार जाल कहते हैं। लेकिन अगर श्रृंखला में सजा दिया जाए तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? आहार श्रृंखला कहते हैं। बोलो, बहुत हार्ड है? बोलो। इसके बाद एक और सेक्शन बचा हुआ है, उसमें हम लोग चलते हैं आहार पिरामिड के बारे में। और उसके बाद इस चैप्टर द एंड हो जाएगा। थोड़ा सा और बचल रहा है आहार पिरामिड के बारे में। तो आहार पिरामिड, पिरामिड इस तरीके का होता है। ये है हमारा आहार पिरामिड। 1 2 3 4। जैसे नीचे है हरे पौधे, हरे पौधे को मान लीजिए कौन खा रहा है? हिरन। हिरन को खा रहा है बाघ, अब बाघ को खा रहा है चील। आटा इतने लिखते हैं। चलो अब देखो, सुनना बढ़िया से। हरे पौधे को कौन खा रहे हैं? हिरन। हिरन को, बाघ को। अच्छा ये बताना हमको, ये है हम लोग का पिरामिड जो बना है ना, समझना बढ़िया से। ये जो हम लोग का पिरामिड बना है,
ये स्थलीय पिरामिड है। क्या है? स्थलीय। स्थलीय पिरामिड कहने का मतलब क्या है कि स्थल पर देखोगे तो सबसे ज्यादा पेड़ मिलेगा। अरे भूमि पर सबसे ज्यादा क्या है? पेड़ मिलता है ना सबसे ज्यादा, इसलिए इसको बड़ा एरिया दिया गया है। पेड़ से कुछ कम हिरन रहता है, इसलिए हिरन का एरिया कुछ कम है ना, एरिया कम। और हिरन से कम बाघ है, अब बाघ से कम चील है। देखोगे यहाँ पे चील बहुत कम मात्रा में होता है ना, बहुत कम मात्रा में, लगभग अब है नहीं है। लेकिन अगर इसी को उल्टा बना दिया जाए तो उल्टा बनाने पर ये होता है जलीय पिरामिड या मरुस्थलीय पिरामिड। तो मरुस्थल में देखोगे तो सबसे कम हरा पौधा मिलेगा। मरुस्थल में मिलेगा हरा पौधा ज्यादा? अरे रेगिस्तान में हरा पौधा मिलेगा ज्यादा? नहीं। और हरा पौधा के बाद जैसे मान लीजिए हिरन, तो कुछ ओकरा से ज्यादा हिरन मिलेगा। ओकरा से ज्यादा तुमको मांसाहारी जीव वहां पे मिल जाएगा। कौची? बाघ रे, कुत्ता का तो मिलते। और वहां पे सबसे ज्यादा कुछ मिलेगा तो रेगिस्तान में चल जाओगे। मूवी वूवी देखा होगा रेगिस्तान का कुछ, तो सबसे पहले वो पेड़ अति के दिखाता है, चिड़ै के दिखाता है, ऐसे कर रहा है एकदम। अगर कोई मूवी देखोगे तो मूवी में सबसे पहले रेगिस्तान का सीन दिखाने से पहले सबसे पहले ऊपर वाला सीन दिखाएगा आकाश के, और बाद रेगिस्तान दिखाएगा। तो ज्यादातर वहां विलेन उलेन रहता है फिल्म में। फिल्म में क्या देखोगे कि नीचे रेगिस्तान है तो रेगिस्तान में विलेन खड़ा है, तो पहले ऊपर दिखाएगा चील के टरटराई दुगो चिड़ै पार होगा पहले, तो बाद फिर नीचे तुमको विलेन का सीन दिखाएगा। यही नहीं होता फिल्म में? वही चीज यहाँ पे है कि सबसे ज्यादा वहां पे तुमको क्या मिलेगा? चील ये सब जो है, हाँ ये सब तुमको मिलेगा। यानी कि याद रखना रे, यानी कि उल्टा पिरामिड जो होता है वो जलीय पिरामिड या मरुस्थलीय पिरामिड को सूचित करता है, लेकिन सीधा पिरामिड जो है वो किसको सूचित करता है? स्थलीय को। कितना? तो स्थलीय पिरामिड कैसा होता है? सीधा कि उल्टा? सीधा। लेकिन मरुस्थलीय पिरामिड उल्टा। बोलो यहाँ तक क्लियर है सभी को? अच्छा, क्वेश्चन ये है स्थलीय पिरामिड में ऊपर जाने पर ऊर्जा बढ़ता है घटता है? अब यही है, स्थलीय पिरामिड में ऊपर जाने नीचे आने पर नहीं। क्वेश्चन ही पूछता है स्थलीय पिरामिड में आकार बढ़ने पर क्या होता है? ऊर्जा बढ़ता है। तो देखो स्थलीय पिरामिड में आकार करने बड़ा है, नीचे वाला कि ऊपर वाला? अरे देखो स्थलीय पिरामिड यही है ना, तो आकार के कर बड़ा है, नीचे वाला के कि ऊपर वाला के? और नीचे वाला का ज्यादा ऊर्जा है कि कम? हरा पौधा के तो सबसे ज्यादा ऊर्जा, इसलिए बोलेंगे स्थलीय पिरामिड में आकार बढ़ने से ऊर्जा बढ़ता है, आकार घटने से ऊर्जा घट जाता है। लेकिन मरुस्थलीय पिरामिड की बात करें तो मरुस्थलीय पिरामिड में आकार बढ़ा गया तो एकर ऊर्जा सबसे कम होता है। पता है ना? सबसे ज्यादा हरा पौधा, ओकरा से कम हिरन, ओकरा से कम बाघ, ओकरा से कम चील। यानी आकार बढ़ाओगे ऊर्जा कमेगा, आकार घटाओगे ऊर्जा बढ़ेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन पूछता है उल्टा पिरामिड में आकार बढ़ने पर ऑप्शन ए ऊर्जा लगातार बढ़ता है, ऑप्शन बी ऊर्जा लगातार घटता है, ऑप्शन सी ऊर्जा अपरिवर्तित रहता है, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। उल्टा बोले थे कि सीधा? तो उल्टा पिरामिड में आकार बढ़ने पर क्या होगा? लगातार घटता है। जब उल्टा पिरामिड में आकार को बढ़ाएंगे तो ऊर्जा क्या हो गया? यानी चील का ऊर्जा तो सबसे कम होता है। तो ये बोलो आहार पिरामिड सभी को समझ में आया? परिभाषा कैसे लिखेंगे? तो जब उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को, जब किसी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को एक पिरामिड में सजा दिया जाता है तो इसे आहार पिरामिड कहते हैं। आहार श्रृंखला, आहार पिरामिड और आहार जाल तीनों का परिभाषा सेम है। जब किसी पारितंत्र में उपस्थित उत्पादक, उपभोक्ता तथा अपघटक को श्रृंखला में लिखे आहार श्रृंखला, जाल में लिखे आहार जाल, पिरामिड में लिखे आहार पिरामिड। बोलो बहुत हार्ड है? बोलो तब बोलो आहार श्रृंखला, आहार जाल और आहार पिरामिड समझ में आया कि नहीं समझ में आया? शिकार और शिकारी किसको कहते हैं? तो ये भी क्वेश्चन पूछता है शिकार तथा शिकारी से आप क्या समझते हैं? तो याद रखना होगा शिकार हम लोग किसको कहते हैं? तो जब कोई जीव
शिकार मारे वाला के कहते हैं और शिकार मराए वाला के कहते हैं। कहते हैं ना शिकार और शिकारी, तो शिकार कहते हैं मारने वाले को और शिकारी किसको कहते हैं? मराए वाले को। अच्छा, बाघ जैसे मान लो हिरन को खा गया तो शिकारी कौन है? शिकारी। उल्टा बोल दिए ना रे, उल्टा बोल दिए। शिकारी कहते हैं मारने वाले को और शिकार कहते हैं मराने वाले को। जैसे बाघ खा गया हिरन को, तो ये बताओ बाघ यहाँ पे क्या है? शिकार। शिकार, शिकारी नहीं, शिकारी। हाँ, बाघ क्या है? शिकारी। लेकिन हिरन को खाया तो हिरन क्या हो गया? शिकार। तो जो मारता है उसको हम लोग शिकारी कहते हैं। क्या कहते हैं? और जो मराता है उसको क्या कहते हैं? शिकार। तो क्वेश्चन पूछता है निम्नलिखित में कौन शिकार है, तो ये देखना कि निम्नलिखित में कौन मरा गया। तो बोलो शिकार और शिकारी समझ में आया सभी को? बोलो। किसी पारी तंत्र में वैसा जीव जो भोजन के लिए किसी जीवों पर निर्भर होते हैं उसको शिकारी कहते हैं। पारी तंत्र में वैसा जीव जो किसी के भोजन बन जाते हैं उसे शिकार कहते हैं, जो भोजन बन जाएगा। अच्छा, मारना ज्यादा पाप है कि बचाना? हाँ? दोनों में से कोई ना। ना। जो मराएगा। अच्छा, मारना ज्यादा पाप है कि बचाना? बचाना पुण्य का काम होता है। अच्छा, अगर वो गलती काम कर रहा होगा, चुप। पिटारा तो उसको बचाएगा तो अब बाघ शेर के, जैसे मान लो बाघ हिरन के खा रहा है, ये बाघ और कैसे घूस जाए ना, नितुआ के खाए ना, ज्यादा पर्यावरण सुरक्षित रहे ना। सुनो तो अच्छा ये बताना, हमने तो जानते हैं कि बचाना पुण्य का काम होता है। जैसे वो क्वेश्चन पूछते हैं, ये क्वेश्चन को इंटरव्यू में पूछा गया था, यूपीएससी का दृष्टि IAS वाले पूछे थे, विकास दिव्याकृति सर। इस क्वेश्चन को पूछे ये क्वेश्चन कि जैसे मान लीजिए 10 दिन से भूखा एक शेर है ठीक भैया, और खरीद रहा है एक हिरन को, और हिरन को लग रहा है कि अब हम पकड़ा जाएंगे। शेर प्रार्थना कर रहा है भगवान से, हे भगवान इस शिकार हमको मिल जा, नहीं तो हम भूखे मर जाएंगे। और हिरन प्रार्थना कर रहा है, हे भगवान हमको बचा लीजिए ना तो हम मरा जाएंगे। भगवान किसकी प्रार्थना सुनेंगे? क्यों? क्योंकि उसका काम है। हिरन उसको बचाना जरूरी नहीं है। यहाँ पे भगवान अब क्या करेंगे? सवाल अब यही है। क्या नहीं रह पाएगा? रह पाएगा। जैसे मान लीजिए बहुत 4-5 दिन का वो भूखा शेर है, ऐसा है, रह पाएगा। तो उसका जवाब ऐसे था, पता है कुछ, वो सब माइंड टेस्ट होता है कि आप क्या कर सकते हैं। तो उस समय वो बोला लड़का, पता है कुछ, ये बोला कि सर वहां पे हिरन का प्रार्थना सुनना चाहिए। तो बोला क्यों? शेर तो मर जाएगा भूखे। तो बोला कि देखिए सर, हो सकता है शेर को दूसरा शिकार मिल जाए, लेकिन उस हिरन को दूसरा जीवन नहीं मिल सकता है। एकदम बीच का रास्ता निकाल दिया ना। कई क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं माइंड को चेक करने के लिए कि अरे जब तुम एक जिला के मालिक बनने जा रहे हो और तुम्हारे सिचुएशन ऐसा आ जाए कभी कि दोनों तरफ तोड़े है, तो तुम किसका सपोर्ट करोगे? होता है ना कभी कभी ऐसा कि दोनों अब तोड़े है और डीएम हो तुम, अब तुम किसका सपोर्ट करोगे? तो उस समय बीच का रास्ता निकालना होता है। तो वही माइंड टेस्ट होता है कि जब आप कभी वैसे सिचुएशन में पड़ जाए तो आप बीच का रास्ता कैसे निकालते हैं, यही चीज को पूछा जाता है। चलो क्या, तो ये बताओ शिकार और शिकारी सभी को समझ में आ गया? आप जखनी कैसे सोचे थे? क्या जखनी आप देखे होंगे तो हमारा समझ में ना रहा था, हम सोच रहे थे कि कर सुना जाएगा रे। लेकिन एक बात ही माइंड में चल रहा था कि बचपन से सुनते आ रहे हैं कि बचाने वाले को ज्यादा पुण्य मिलता है, तो हो सकता है कि बचा ही देंगे। देखो अरे एक और सुनो रे, क्वेश्चन पूछता है सुपोषण के बारे में कि सुपोषण से आप क्या समझते हैं। तो सुपोषण से आपके बारे में समझना होगा रे लड़का, ध्यान दो। सुपोषण क्या होता है? बात रहा ओजोन परत, इस सब के बारे में पढ़ाने के लिए इसी में एक सेक्शन को पढ़ना, ओजोन परत। तो उसको हम सबको पता है कि ओजोन परत के बारे में हम बायोलॉजी में नहीं पढ़ाते हैं। कहाँ पढ़ाते हैं? फिजिक्स में।
पढ़ाते टाइम वैसा ही किए थे, रिवीजन में भी वैसा ही देखेंगे। तो उसको ओजोन परत को हम लोग कहा करते हैं फिजिक्स में। यहाँ पे देखना आगे सुपोषण के बारे में एक चीज को पूछता है कि सुपोषण क्या होता है। तो जब कोई जीव भोजन को ग्रहण कर ले, अब भोजन को ग्रहण करके अपना आकार बढ़ाए, अपनी आकृति बढ़ाए, यानी अपनी समृद्धि करे, वृद्धि करे, तो इसी क्रिया को सुपोषण कहते हैं। जब कोई जीव अपने भोजन को ग्रहण करके अपनी समृद्धि करता है तो इस क्रिया को क्या कहते हैं? सुपोषण। बोलो क्लियर की दिक्कत? जैव निम्नीकरणीय, अजैव निम्नीकरणीय याद है कि भूल गया? वैसा घट पर्यावरण में उपस्थित वैसा घटक जो क्या हो जाता है? अपघटित, उसको क्या कहते हैं? जैव निम्नीकरणीय। और जो अपघटित नहीं हो पाता उसको क्या कहते हैं? अजैव निम्नीकरणीय। कितना अच्छा से सब का रिवाइज किया है, उसके बाद भूल जाते हो। तो बोलो यहाँ तक क्लियर की दिक्कत? अच्छा, क्या हो यदि इस पारी तंत्र में जो पीड़क नाशी होता है, पीड़क नाशी का मतलब जो कीटनाशक छिड़ते हैं ना दवाई, वो अगर अपघटित ना हो, जैसे हम बोले ना कि वो मिट्टी में पड़ता है तो क्या हो जाता है? धीरे धीरे अपघटित हो जाता है। क्या हो अगर वो अपघटित ना हो? तो अगर वो अपघटित नहीं होगा तब पेड़ में बहुत ज्यादा वो क्या हो जाएगा? विषैला पदार्थ बन जाएगा। जैसे ये हरे पौधे हैं, हरे पौधे पर हम दवाई छींटे हैं, और अगर वो दवाइया अपघटित नहीं होगा तो ये हरा पौधा विषैला बन जाएगा कि ना? खाने लायक रहेगा। और जब इसको हिरन खाएगा, हिरन में 200% का जहर, इसको ही खाएगा, इधरो जहर, यानी इस तरह से पूरे पारितंत्र जो है वो प्रदूषित हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पोषी स्तर जैसे जैसे बढ़ेगा, जहर का स्तर बढ़ते जाएगा और पूरा पारितंत्र प्रदूषित हो जाएगा। इसलिए पीड़क नाशी को अपघटित होना बहुत जरूरी है। बोलो ये पाठ समझ में आया कि नहीं समझ में आया? तो इस तरह से हमारा ये जो चैप्टर है हमारा पर्यावरण इस समाप्त होता है, और ओजोन परत वाला जो पार्ट है उसको हम लोग फिजिक्स में करते हैं, छठा चैप्टर ऊर्जा के स्रोत में। तो ये वाला जो पार्ट है क्या हो गया हम लोग का? समाप्तो भवः। चलिए, और शाम में एक और चीज, हाँ 26 जनवरी के सुबह में केवल से क्लास है? 6 बजे से क्लास है ना? हाँ, लाइव में सभी लोग उस क्लास में जरूर जुड़ना। 6 बजे से क्लास है, वो रिकॉर्डेड नहीं, प्योर लाइव वीडियो रहेगा, क्योंकि यहाँ पे आने बैठने का अति नहीं रहेगा, जगह शायद नहीं रह पाएगा, इसके लिए उसको ऑनलाइन ही कर दिए हैं। तो 6 बजे से 8 घंटा 2 घंटा रहेगा। क्या पढ़ाएंगे? जो पढ़े इतना पड़ी तो जगह भाई, इतना तो रह ही जाएगा ना, उन्हें सामान रखना जाता है, इतना तो जगह रहेगा ही नहीं, थोड़ा जस्ट हो ही जाएगा इसको रखने के लिए। हमको खाली इतना जगह चाहिए बस, इतना जगह में तो हम आराम से पढ़ा ही लेंगे, हो जाएगा आराम से। हाँ, तो सभी लोग जुड़ जाएंगे उसमें, और क्या, और कुछ क्या उसमें। सभी लोग आ जाइए 26 जनवरी को, तो दीपक भैया बताएंगे ही तुम लोग को, ठीक है? और क्या, हाँ 26 जनवरी को आप सभी लोग आ जाइए 11 बजे, ठीक है? चलो, और वो वाला सोच रहे हैं, गरमा वाला सुना है तो नहीं? हमारा बड़ा मस्त लग रहा था, कल देख रहे थे तो ना बोल रहे थे, शुरुआत में ना बोल रहे थे, डोली चढ़ के दुल्हन ससुराल चलली, बोला बड़ा हमारा अच्छा लग रहा था वो गनवा थी। वो पहले जानते हो शक्ति में जाता हम तो ये कौन फिल्म का है? हाँ क्या ना सुना है, देखा है? सुनाइए ना, हम नहीं देखते, उसको उदित नारायण गाए हैं। उदित नारायण हिंदी के बहुत बड़ा सिंगर थे, वो रहता है ना। उदित नारायण बहुत बढ़िया सिंगर है। 1990 के आसपास उनका गाना था, जितना बहुत हिट गाना उनका आया था। भोजपुरी में 4-5 वो गनवे गाए हैं, जैसे उस दिन सुनाए थे सरसों वाला, याद है? ओढ़नी के रंग पियर, क्या 4-5 गाना गाए हैं वो भोजपुरी में। काय नहीं, ओढ़नी के रंग पियर ये वाला सुना दिया, बिहार के हैं। उनका घर जानते हो कहाँ पे? उदित नारायण का करवा के पास में एगो अनुआ एगो गाँव है, करपी के बगल में। हाँ, करपी के बगल में एगो अनुआ गांव है। करपी का नाम कोई सुने हो? इमामगंज, उसके बगल में करपी के बगल में एक अनुआ गांव है, और अनुए में उनका घर है।
हाँ तो घर में रहेगा ना, घर में कहाँ चल जाएगा उठ के? हाँ जिंदा तो ही है, वही उनका घर है वो दिन नारायण का हनुमा में। हाँ आदित्य नारायण नाम है उसका। अरे कैसे तो था गया हमारे, देखो शुरुआत तो भूल गया होगा। ये विदाई वाला है, थोड़ा सुनने में अच्छा लगता है ये वाला। छोड़ के बाबुल के अंगना दुआर चल ली, छोड़ के बाबुल के अंगना दुआर चल ली, डोली चढ़ी के दुल्हीन ससुरार चल ली हो, डोली चढ़ी के दुल्हीन ससुरार चल ली, छोड़ के बाबुल के अंगना दुआर चल ली, छोड़ के बाबुल के अंगना दुआर चल ली, डोली चढ़ी के दुल्हीन ससुरार चल ली। उदित नारायण नियत तो हम ना गा सकते हैं, वो तो अरे उदित नारायण के तो बहुत महान सिंगर है वो, और इनके तरह थोड़ी ना कोई गा सकता है। उदित नारायण और कुमार सानू दो, एगो लता मंगेशकर, अलका याग्निक, ये 4 गो हमारे फेवरेट सिंगर है। ये 4 गो ऐसा सिंगर है ना जो बिना अथी के म्यूजिक माइक से ऐसे ही गा देते हैं ना, तो लगता है कि जबरदस्त गा रहे हैं। लेकिन